हेलो एवरीवन, मैं वीना भट्ट आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल इतिहास अध्ययन में। आप सभी सब्सक्राइबर एवं व्यूअर का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि हमारा आज का टर्न है एंशिएंट हिस्ट्री, और एंशिएंट हिस्ट्री से अभी लास्ट वीक में क्या था, हमारा क्वेश्चन जो था वह संगम कालीन से संगम युग से संबंधित था। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है हमारा मौर्य डायनेस्टी। तो जैसा कि जानते हैं कि किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यह चैप्टर या टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और नेट जेआरएफ में ले लें तो असिस्टेंट प्रोफेसर ले लें तो इस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा अगर एंशिएंट हिस्ट्री के अंतर्गत देखें तो काफ़ी क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो इसलिए मैंने पूरी कोशिश की है कि 60 क्वेश्चन का 3 मॉक टेस्ट इसमें बनाऊं, और जिसमें मैं पूरे मौर्य साम्राज्य के, चाहे आपका शासन व्यवस्था, चाहे आर्थिक व्यवस्था हो, चाहे प्रशासन से संबंधित हो, चाहे अशोक के अभिलेखों पर आधारित हो, सभी से क्वेश्चन आपको कवर करने की पूरी कोशिश होगी। सारे के सारे टॉपिक इसमें कवर हो जाएं आपके, और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग मिस मत करिएगा वीडियो को। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। आज के मॉक टेस्ट का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। तो यहाँ आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। आपके सामने ऑप्शन है अशोक का अभिलेख, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज की इंडिका। तो इसका सही उत्तर है आपका मेगास्थनीज की इंडिका। अगर प्रशासन की बात देखा जाए तो उसमें अशोक के अभिलेखों से भी हमें जानकारी मिलती है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र भी मिलती है, पर यहाँ से पूछे नगर प्रशासन का वो भी विस्तृत विवरण। तो इसका सही उत्तर है आपका मेगास्थनीज की इंडिका से। अब यहाँ मेगास्थनीज जो कि राजदूत था किसका, सेल्यूकस का, तो उसके द्वारा यहाँ नियुक्त किया गया था, और यह भारत का विदेश से नियुक्त होने वाला प्रथम राजदूत था। अगर इतिहास में ऐसे कभी क्वेश्चन बन जाता है तो जो अभी तक हमें प्रमाण मिले हैं तो वो वही था कि मौर्य साम्राज्य के शासनकाल में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में या सेल्यूकस द्वारा यहाँ पे नियुक्त किया गया एक विदेशी और प्रथम विदेशी राजदूत था। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सेंड्रोकोटस का समीकरण चंद्रगुप्त मौर्य से किसने सर्वप्रथम स्थापित किया। सेंड्रोकोटस का समीकरण चंद्रगुप्त मौर्य से सर्वप्रथम किसने स्थापित किया। तो यहाँ आपके सामने ऑप्शन है विलियम जोन्स, सर जॉन मार्शल, जेम्स प्रिंसेस। तो इसका सही उत्तर है आपका विलियम जोन्स। सबसे पहले सर्वप्रथम सेंड्रोकोटस का जो समीकरण चंद्रगुप्त मौर्य, क्योंकि यूनानी इतिहासकारों ने जैसे कि इसका चंद्रगुप्त मौर्य का नाम मिलता है, उनके समय में कोई सेंड्रोकोटस दिया है, कोई कुछ दिया है, तो इस तरह से जो सेंड्रोकोटस से, अब जैसे कि मेगास्थनीज की हो चाहे स्ट्रेबो की हो, इन सब में क्या है सेंड्रोकोटस मिलता है नाम। एरियन और प्लूटार्क एंड्रोकोटस कहते हैं, और फिलकार्स जो था वह सेंड्रोकोप्टस कहता है। तो इस तरह से जो विदेशी यूनानी इतिहासकार थे उनके में जैसे, तो उससे क्या है कि सेंड्रोकोटस की पहचान और समीकरण जो चंद्रगुप्त के साथ सर्वप्रथम किसने स्थापित किया, तो विलियम जोन्स ने। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, दक्षिण भारत को जीतने वाला पहला मौर्य सम्राट था। दक्षिण भारत को जीतने वाला पहला मौर्य सम्राट था। आपके सामने ऑप्शन है अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका सही उत्तर है आपका चंद्रगुप्त मौर्य। और दक्षिण भारत इसके शासन के अंतर्गत था, इसके साम्राज्य के अंतर्गत था चंद्रगुप्त मौर्य की। इसकी जानकारी का जो साधन है तो उसके विषय में कहा जाता है कि वो जो दक्षिण संगम युग के का लेखक थे आहना नूर, जिनकी बुक है मामूल नार। तो मामूल नार का नाम उस रुद्र शर्मा भी मिलता है। जैसा कि संगम युग के जो चैप्टर है, जो टॉपिक है, उसके मॉक टेस्ट में मैंने भी ये बताया है। तो उनकी बुक से क्या कहते हैं, उनकी इस ग्रंथ आहना नूर से हमें जानकारी मिलती है कि रुद्र शर्मा ने दक्षिण में मोहन नामक किसी राजा को आक्रमण किया, जिसमें कोसारियों वर्गनार जातियों ने मौर्यों की मदद की थी। तो उसके साक्ष्य के आधार पर हमको मिलता है। और दूसरा, हमें अशोक के अभिलेखों से भी इसकी जानकारी मिलती है कि मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त ने सर्वप्रथम पहला मौर्य सम्राट है जिसने दक्षिण भारत को जीता था।
अब आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, मौर्य शासक बिंदुसार द्वारा निम्नलिखित में से किससे सूखी अंजीर, अंगूर की मदिरा तथा एक यूनानी दार्शनिक भेजने को कहा गया था? तो आपके सामने ऑप्शन है मिस्र का टॉलमी, फिलाडेल्फिया, एप्रिस का अलेक्जेंडर, सीरिया का एंटीओकस प्रथम। तो इसका जो सही उत्तर है आपका वह सीरिया का एंटीओकस प्रथम था। तो ये सीरिया का एंटीओकस प्रथम था जिससे बिंदुसार ने पत्र के माध्यम से 3 वस्तुओं की मांग की थी, अंगूरी मदिरा, सूखी अंजीर तथा एक दार्शनिक सोफिस्ट। तो यह जानकारी हमें किससे मिलती है? तो एथेनियस जो यूनानी इतिहासकार था, तो उसके विवरण से हमें ये बात पता चलती है कि तो सीरियन नरेश ने शासक ने क्या किया कि सूखी अंजीर और मदिरा, अंगूरी मदिरा तो उसने भेज दिया, पर दार्शनिक नहीं भेजा, क्योंकि उनके यहाँ दार्शनिकों को दूसरे देश में भेजना सही अलाउ नहीं था। तो इसलिए उसने बिंदुसार की 2 डिमांड पूरी की, सूखी अंजीर और अंगूरी मदिरा का, और यूनानी दार्शनिक नहीं भेजा। और जैसे कि क्वेश्चन में 3 चीज़ें क्लियर बताएं कि क्या, अगर इससे पूछ लें कि डिमांड की थी पत्र के माध्यम से 3 वस्तुएं मांगी थी, उसमें से क्या नहीं भेजा, तो आपके सामने इसका उत्तर होगा कि दार्शनिक। और ये जानकारी हमें इस पत्र का जो विवरण है हमें कहाँ पता चलता है? तो हमें एथेनियस देता है। और ये एंटीओकस कहाँ का शासक था? तो यह सीरिया का शासक था। तो इस तरह से आप एक क्वेश्चन में देख रहे हैं 3-4 चीज़ें आपकी, अगर 1 लाइनर क्वेश्चन बन जाता है तो आराम से आप इन चारों क्वेश्चन को, अगर आपने ये मॉक टेस्ट देखा है तो आप सभी का उत्तर दे लेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि दिव्यावदान के अनुसार प्राचीन काल में सबसे बड़ी मंत्री परिषद किसकी थी? यहाँ पे आपसे पूछे दिव्यावदान जो कि एक बौद्ध ग्रंथ है, तो उसके अनुसार प्राचीन काल में सबसे बड़ी मंत्री परिषद किसकी थी? आपके सामने ऑप्शन है अशोक की, बिंदुसार की, चंद्रगुप्त मौर्य की। तो इसका सही उत्तर है आपका बिंदुसार की। दिव्यावदान के अनुसार प्राचीन काल में सबसे बड़ी मंत्री परिषद बिंदुसार की थी, जिसमें 500 सदस्य थे, जिसका प्रमुख जो था खल्लाटक था। तो अशोक के समय इसका क्या था अध्यक्ष? उसका प्रधानमंत्री राधागुप्त था। तो दिव्यावदान में वर्णित है कि बिंदुसार के दरबार में जैसे पिंगलवत्स नामक एक आजीवक रहता। तो ये सारी जानकारी हमें किससे मिलती है? दिव्यावदान से मिलती है। और उसी के अनुसार है कि प्राचीन काल में जो है सबसे बड़ी मंत्री परिषद तो बिंदुसार की थी। अब यहाँ जैसे क्वेश्चन आ जाए आपके सामने अशोक, तो अशोक जानते ही हैं कि सबसे बड़ा, अगर मौर्य काल में देखा जाए तो शासन काल में सबसे बड़ा राज्य उसी का था। और चंद्रगुप्त मौर्य जिसने सबसे पहले भारत को एक इतने विशाल राज्य में बदला। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं कि हमें पता चलती हैं। तो जिससे हो सकता है कि इस तरह का क्वेश्चन देखने के बाद आदमी चंद्रगुप्त लगा दे या अशोक लगा दे। पर दिव्यावदान के अनुसार प्राचीन काल में सबसे बड़ी मंत्री परिषद थी तो बिंदुसार की थी। तो आप लोग बिल्कुल कन्फ्यूज ना होइएगा, इसमें क्लियर रहिएगा एकदम। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है किस ग्रंथ के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में जनता शरद निशा के पूर्ण से भी अधिक सुख शांति का अनुभव करती थी? आपसे पूछ रहा है कि किस ग्रंथ के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में जो जनता थी उसकी, वो शरद निशा के पूर्ण चंद्र में, जैसे कहते हैं ना शरद निशा की पूर्ण चंद्रमा होती है, बहुत 16 कलाओं से पूर्ण है ये, तो उसी तरह से अधिक से भी अधिक सुख शांति का अनुभव करती है। अब आपके सामने ऑप्शन है परिशिष्ट पर्वन, मुद्रा राक्षस, अर्थशास्त्र। अब यहाँ देखिए तो ये 3 के तीनों बुक से हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है, चाहे मुद्रा राक्षस हो, चाहे अर्थशास्त्र हो, चाहे परिशिष्ट पर्वन हो। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि जो इसका सही उत्तर है आपका वह है मुद्रा राक्षस। अब यहाँ पे आपसे पूछ ले कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, तो इसका सही उत्तर होगा विशाख दत्त। विशाख दत्त जो कि एक तरह से देखा जाए तो मौर्य शासन के विषय में जानकारी का एक साहित्यिक स्रोत है। और इसमें है कि क्या कहते हैं, उसने मुद्रा राक्षस में ही पता है कौटिल्य ने ऐसी योजना बनाई, उसके कौटिल्य की योजना का उल्लेख करते कहते हैं कि उसने नंदों की सत्ता को फाड़ फेंका। और इसमें जो कथा की तरह बताया गया तो उसके चाणक्य नंद सम्राट के मंत्री जो थे उनके बीच एक राक्षस के युद्ध की तरह केंद्रित करके बताया गया है। तो
और इतिहास के जो स्रोत थे तो उनमें से ये थे, एक तो था क्या कहते हैं विशाखादत्त है, और अगर यात्रियों में पूछ लीजिए आए, हाँ विदेशी यात्रियों में तो मेगास्थनीज है। मेगास्थनीज की मान लीजिए इंडिका जो है मूल रूप में नहीं है, पर उसकी जानकारी हमें जैसे स्ट्रैबो और एरियन इन सब के ग्रंथों में, प्लिनी इन सब के ग्रंथों में आपको मिलती है। तो इस तरह से क्वेश्चन आ जाए आपके सामने कि विशाखादत्त मुद्राक्षस का लेखक कौन है, विशाखादत्त है, और इसकी जानकारी जो ये क्वेश्चन किस ग्रंथ के अनुसार चंद्रगुप्त के राज्य में जनता शरद निशा के पूर्ण चंद्र से भी अधिक सुख शांति का अनुभव करती थी। तो आपका सही उत्तर है मुद्रा राक्षस। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सैनिकों की सहायता से संपूर्ण भारत को रौंद डाला। आपके सामने क्वेश्चन ऑप्शन है टॉलमी, प्लूटार्क, स्ट्रैबो। तो इसका सही उत्तर है आपका प्लूटार्क। इनके अनुसार ही चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सैनिकों की सहायता से संपूर्ण भारत को रौंद डाला और उस पर अधिकार कर लिया। तो इस तरह का कथन आता है, और आपका तो प्लूटार्क है। और इस तरह से भी एक कथन आता है कि किसने चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा, जिसके अनुसार, और आगे कहता है कि चंद्रगुप्त के माध्यम से भारतीयों ने अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंका। तो वहाँ पे आपका होगा जस्टिन। तो इस तरह से जैसे कहा कि ना कि अभी जो हमें इतिहास जाने का इंडिका एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, पर वो मूल रूप में नहीं है, और उसके जो है उल्लेख हमें इन सभी राइटर के जो बुक हैं इन सब के ग्रंथों से हमें मिलते हैं। तो अभी यहाँ पे स्ट्रैबो है, तो स्ट्रैबो से भी संबंधित कथन है। तो इस तरह से आपको क्या कहते हैं, कोई भी क्वेश्चन किसी भी रूप में आपसे पूछ सकता है। अब आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। भारत का इतिहास लिखने वाला प्रथम इतिहासकार किसे कहा जाता है? भारत का इतिहास लिखने वाला प्रथम इतिहासकार किसे कहा जाता है? आपके सामने ऑप्शन है अल्बर्नी, मेगास्थनीज, हेंसनाग। तो इसका क्या कहते हैं, सही उत्तर है आपका मेगास्थनीज। अब यहाँ पे देखिए अल्बर्नी भी लिखा है, स्नांग ने भी लिखा है। स्नांग जैसा कि हर्षवर्धन काल में आया था। अल्बर्नी है तो वो भारत में पहला मुस्लिम है जो कि इतना अच्छा इतिहास लिखा है, जिससे क्या कहते हैं भारत की सामाजिक, आर्थिक और उस समय की जो धार्मिक प्रवृत्ति थी सबके बारे में जानकारी मिलता है। और उससे संबंधित एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि सर्वप्रथम कौन सा मुस्लिम इतिहासकार या यात्री था जिसने पुराणों का अध्ययन, वेदों में पुराणों का अध्ययन किया? तो अल्बर्नी। पर यहाँ पे आपसे पूछ रहा है ना कि भारत के इतिहास लिखने प्रथम इतिहासकार किसे माना जाता है, कहा जाता है? तो वहाँ मेगास्थनीज, क्योंकि ये सब तो बात के हैं। मेगास्थनीज जो कि पहला यात्री था, पहला भारत का पहला विदेशी राजदूत था, जिसको वहाँ के सेल्यूकस ने, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जिसे हरा दिया था, उसने अपना राजदूत नियुक्त किया था। तो उससे हमें मौर्यों के जो है प्रशासनिक, नगर प्रशासन आदि के बारे में जानकारी मिलती है। उसने कितने मेगास्थनीज की इंडिका से हमें पता चलती है कि उसने भारत को 7 वर्गों में विभाजित किया है। ये तो भारत का प्रथम इतिहास लिखने वाला इतिहासकार मेगास्थनीज है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र का नगर प्रशासन एक समिति द्वारा संचालित था, जिसके सदस्यों की संख्या थी 20, 30, 35 या 25। तो आपका सही उत्तर है 30। तो नगर प्रशासन जो है उसमें समितियों द्वारा संचालित होती थी, एक परिषद द्वारा देखती थी, जिसमें 6 समितियां होती थी और प्रत्येक समिति में जो 5 सदस्य होते थे, जिससे 5 × 30, 6 समितियों को मिला के 30 सदस्य होते थे। और जैसे कि प्रथम समिति औद्योगिक मामलों को संबंधित थी, तो यहाँ देखें द्वितीय समिति थी विदेशी नागरिकों के संबंधित थी। तृतीय समिति थी आपकी तो जनगणना से थी। चतुर्थ समिति व्यापार वाणिज्य से। 5वीं समिति कालाबाजारी वगैरह रोकने का काम उसका होता था। 6ठी समिति जो क्रय विक्रय होता था इन सब से संबंधित थी। तो इस तरह से एक परिषद देखती थी। तो परिषद 6 समितियाँ थी और 6 समितियों में कुल मिला के 30 सदस्य होते थे, जो सबके काम अपने अलग अलग डिवाइड थे कि कौन सी समिति क्या देखेगी। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है, यूनानी लेखकों ने किस मौर्य सम्राट को अमित्र घात की संज्ञा दी है? तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहते हैं, अमित्र घात नहीं, अमित्रो केडिज होगा, अमित्र घात नहीं। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है।
तो यूनानी लेखकों ने किस मौर्य सम्राट को अमित्रोक्रेटिस की संज्ञा दी है? आपके सामने ऑप्शन है अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त। तो इसका सही उत्तर है आपका बिंदुसार। बिंदुसार को यूनानी लेखकों ने अमित्रोक्रेटिस के नाम से संबोधित किया है। और ये जैसे कि यहाँ टाइपिंग में हो गया अमित्रघात, तो यह जो इसकी उपाधि थी या नाम था वो पतंजलि के महाभाष्य में मिलती है, उसका अमित्रघात नाम। और अमित्रोक्रेटिस के नाम से यूनानियों ने तो इसको संबोधित किया था, उनको उसमें इसका यही नाम मिलता है। तो अगर यहाँ पे आप जो टाइपिंग मिस्टेक है, इसीलिए मैं इसको बार बार रिपीट कर रही हूँ कि यूनानी लेखकों ने किस मौर्य सम्राट को अमित्रोक्रेटिस की नाम संज्ञा दी थी। यहाँ पे होगा अमित्रघात नहीं होगा, तो बिंदुसार को। और बिंदुसार का अमित्रघात नाम किस ग्रंथ में मिलता है, ऐसे को आपसे पूछ ले या किसके द्वारा मिलता है, तो पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है। या अब जैसे कि अमित्रोक्रेटिस ये नाम जो था वह उसको दिया था यूनानी लेखकों ने। यहाँ पे अमित्रघात की जगह यहाँ पे आप कह दें, इसको काट दीजिए और यहाँ पे लिख देते हैं कि यूनानी लेखकों ने किस मौर्य सम्राट को अमित्रोक्रेटिस की संज्ञा दी थी। तो आपका सही उत्तर होगा बिंदुसार। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन अशोक के साम्राज्य की दक्षिणी प्रांत के एक प्रशासकीय केंद्र था? आपके सामने ऑप्शन है एलिशा, समापा, सतीपुत्र। तो आपके सामने जैसे कि आ रहा है ऑप्शन कि सतीपुत्र था, या आपका एलिशा थी, या आपके समापा था। तो जो दक्षिणी प्रांत था तो उसका प्रशासकीय केंद्र थी जो थे वह था एलिशा। तो ये था एलिशा आपका। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आपके सामने ऑप्शन है लक्षणाध्यक्ष जो कि राजकीय टकसाल का अधिकारी था, रूपदर्शक मुद्राओं का परीक्षण करने वाला अधिकारी था, सी है कोई भी व्यक्ति 15% ब्याज देकर लक्षणाध्यक्ष से सिक्के जारी करवा सकता था। तो आपका ये सी ऑप्शन जी है जो है असत्य है। ये तो था कि कोई भी व्यक्ति इतना पैसा देके लक्षणाध्यक्ष से सिक्के जारी कर, पर यहाँ पे आपका जो 15% है ये नहीं होगा, ये 13.5% ब्याज देकर कोई भी लक्षणाध्यक्ष से सिक्के जारी करवा सकता था। तो आपका सही है इसमें जो कि कथन पूछा है और भी असत्य पूछा है, तो इसमें आपका सी ऑप्शन जो है सी कथन है वो असत्य है, क्योंकि रूपदर्शक जो था मुद्राओं का परीक्षण करने वाला था अधिकारी, ये सही है आपका। लक्षणाध्यक्ष राजकीय टकसाल का अधिकारी था, ये भी आपका सही है। और कोई भी व्यक्ति 15% ब्याज देके लक्षणाध्यक्ष से सिक्के जारी करवा सकता था, तो यहाँ पे ये कथन असत्य है। हाँ, इसकी जगह आपका होता कि 13% इसमें था, या आपको 1/2 होता तो आपका सही होता, या 13.5% लिख देता आपके सामने तो आपका सही होता। ये होता तो इसके जगह पे तब ये भी आपका स्टेटमेंट करेक्ट होता, पर यहाँ पे कोई भी व्यक्ति 15% ब्याज देकर लक्षणाध्यक्ष से सिक्के जारी कर, इसलिए ये कथन आपका असत्य हो जाता है। तो आप जैसा कि कहा कैसे भी बोल सकता है 13 होल नंबर 1/2 होगा, दे देगा, चाहे तो आपके सामने फिर परसेंट लगा देगा, या आपके 13.5% में से 13.5 लिख के परसेंट, तो ये रहेगा तो आपका सही होगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अब आपके सामने कर है और किस पर ही कर लगते थे उसे सुमेलित किया गया है। तो यहाँ पे है सेतु, फल फूल एवं तरकारियों पर लगने वाला कर था, दुर्ग नगरों से प्राप्त आय कर था, राष्ट्र जो था वो देहात एवं जनपदों से प्राप्त आय मतलब कर से प्राप्त आय था। तो अब यहाँ पूछ रहे आपसे कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो आपके सामने ऑप्शन है ए सी सही सुमेलित नहीं है, या ये बी सही सुमेलित नहीं है, या कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर है आपका कोई भी नहीं।
कि अब यहाँ क्वेश्चन पूछे कौन सा सुमेलित नहीं पूछा, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे सभी के सभी ऑप्शन जो है आपके सही सुमेलित हैं। तो इसलिए इसका सही उत्तर है आपका कि कोई भी नहीं है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं करों से संबंधित है, और मैंने अभी मॉक टेस्ट की शुरुआत में ही बोला कि हम मौर्य काल से 3 ही मॉक टेस्ट बनाएंगे जो कि 20 क्वेश्चन के। तो इस तरह से 60 क्वेश्चन आपके होते हैं, और इसी 60 क्वेश्चन में मैं कोशिश करूंगी कि पूरे के पूरे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं इसमें समेट दूं, और जो चीज़ें क्वेश्चन के रूप में नहीं हैं तो उसको मैं इसीलिए ओरली बताऊं। जैसे अभी देखिए अब लक्षणाध्यक्ष, इससे देखा आपने, इससे संबंधित आगे जो क्वेश्चन होंगे उसमें और भी जो चीज़ें होंगी उसको भी इस तरह से एक क्वेश्चन में कई फैक्ट कोशिश करेंगे करके आपको अच्छे से क्लियर कर दें। अब यहाँ जैसे करों से संबंधित है, आपने देखा ये 3 तरह के कर हैं जो कि सही सुमेलित है। इस तरह से आप देखेंगे सेतु कर पूछ लिया आपसे तो आपको पता रहेगा। नगरों पे प्राप्त आय, जो नगरों पे कर लगते थे इस तरह से, उससे देहात जनपदों से प्राप्त आय को क्या कहा जाता था, नगरों से प्राप्त आय को क्या कहा जाता था, पूछ लें तो देखिए ये तो क्वेश्चन में क्लियर हो गया। और करों से संबंधित है जैसे कि हिरण्य कर किस तरह था, तो नगद कर था। और बिष्टि जो बेगार, तो बहुत बार सुने होंगे, कई बार एग्जाम में सब क्वेश्चन आते रहते हैं, वनडे एग्जाम में भी पूछते रहते हैं। ये कर था जो प्रणय कर था। अब उसे प्रणय कर में क्या होता है कि ऐसे ऑप्शन में देता है विवाह कर है, या आपातकालीन कर है, या राजा को जब किसी प्रोग्राम में या किसी उस पर गिफ्ट के तौर पे दिया जाने वाला कर है, ऐसे ऐसे करके बना के पूछ लेते हैं। तो प्रणय कर ये एग्ज़ाम में भी पूछा गया है, निर्जारक में भी पूछा गया है। तो प्रणय कर जो था ये आपातकालीन कर था। इसी तरह से आपसे पूछ ले कि जो ये कर होता था एक कि परिहार शब्द किससे क्या कहते हैं, या उद्बलिक कर किससे था, तो ये भूकर में जो है कि देखने का आता है कि जब वहाँ पे गए थे सम्राट अशोक गए थे, लुम्बिनी गए थे, तो वहाँ ने उन्होंने क्या किया था कि कर की माफ़ी की थी, तो उद्बलिक का वहाँ पे उल्लेख आया है। तो इसी तरह से आपसे पूछ लेता है कि पिंड कर क्या था, या वर्तनी कर क्या था। तो इस तरह से क्या कहते हैं, सेना भक्तम कर से भी एक बार क्वेश्चन बना है। तो सेना का भक्तम क्या था कि किसी अभियान के जब सेना जिस गांव से गुजरती थी तो वहाँ से ये कर उस गांव वाले से वसूला जाता था, तो उसे सेना भक्तम कर कहते थे। पिंड कर था जो कि संपूर्ण गांव पर सामूहिक रूप से लगने वाला कर था। वर्तनी कर है, अब जैसे इसको दे दे और 4 ऑप्शन दे दे तो एक बार जो नहीं पढ़ा होगा कन्फ्यूज है। वर्तनी कर सड़क कर से था। तो इस तरह से क्या कहते हैं क्वेश्चन है, कर के ऐसे नाम है कि थोड़ा सा, अब यहाँ पे सेतु कर है तो सेतु कर से आदमी पुल वगैरह पे संबंधित मान लेगा। लगने वाला कर जो बाजार वगैरह जो आने जाने का होता था, यातायात के लिए पहले पुल उल बनते थे। तो कुछ कर के नाम ऐसे हैं कि आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे। तो तरदे है तो उसको पुल कर कहते हैं, और सेतु कर जो है वो फल सब्जियों तरकारियों पर लगने वाला कर था। तो जैसे कि आपने 3 तो देखा सही सुमेलित है, उससे संबंधित आपको, और जैसा कि ओरली मैंने बताया कि वर्तनी कर सड़क से है, पिंड कर संपूर्ण गांव पे लगने वाला, सेना भक्तम कर बताया पढ़ने कर। तो इस तरह से आप तरदे कर पुल पे पार करने के लिए लगने वाला कर था। तो इस तरह से आप अगर कुछ करके याद रखे हैं तो आपको क्वेश्चन में अगर एक नहीं भी पता, 2 नहीं पता, तो इससे आप क्या है कि जो चीज़ आपको पता है उससे कट करके आप आंसर फाइंड कर ही लेते हैं। अब आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है रज्जु अशोक के समय है जनपद का न्यायाधीश था। नगर व्यवहारिक नगर का न्यायाधीश था। यहाँ फिर टाइपिंग में थोड़ी से मिस्टेक है, तो यहाँ पे न्यायाधीश था। तो इस तरह से आपसे क्या कहते हैं पूछ लेगा क्वेश्चन। तो यह नगर व्यवहारिक नगर के न्यायाधीश था, जिससे अर्थशास्त्र में पौर व्यवहारिक कहा गया है। ब्रजभूमि ग्रामीण अधिकारी था। तो जैसा कि कहा कि आपसे किसी तरह से भी क्वेश्चन बना के पूछ लेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पूछा क्या है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, इसमें भी आपको सुमेलित ही करना है। तो यहाँ पे है रज्जु अशोक के समय है जनपद का न्यायाधीश था। तो यह कथन आपका बिल्कुल सही है।
फिर पूछता है नगर व्यवहारिक, नगर का न्यायाधीश था जिसे अर्थशास्त्र में पौर व्यवहारिक कहा गया है, ये भी आपका सही है। ब्रजभूमिक ग्रामीण अधिकारी था, जो कि आपका सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि ये ब्रजभूमिक जो था वह पशुओं की देखभाल करने वाला अधिकारी होता था, जो कि न कि ग्रामीण अधिकारी। तो आपका कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो यह सी है। अब आप यहाँ पे ध्यान रखें कि ब्रजभूमिक जो है वो क्या था, पशुओं की देखभाल करने वाला अधिकारी था, और यह क्या कहते हैं, ये जैसा कि इसमें दिया है ग्रामीण अधिकारी नहीं था। और आपका भी जो है वो सही सुमेलित है, क्योंकि नगर व्यवहारिक जो था वह नगर का न्यायाधीश है, जिसे अर्थशास्त्र में पौर व्यवहारिक के नाम से उल्लेख मिलता है, कहा गया है। और रज्जुक जो था अशोक के समय है जनपद का न्यायाधीश था, जिसे अशोक ने अपने अभिषेक के 26वें वर्ष न्यायिक अधिकार भी दे दिए थे। आइए देखें क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य युगीन अधिकारी तौल माप का प्रभारी था। मौर्य युगीन अधिकारी जो तौल माप का प्रभारी था। अब आपके सामने ऑप्शन है पौतवा अध्यक्ष, पड़ाध्यक्ष, सीताध्यक्ष। तो इसका सही उत्तर है आपका पौतवा अध्यक्ष। अब यहाँ पे जैसा कहा मैंने कि तीसरी बार बोल रही हूँ कि सारे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको जो कि आपके सामने ऑप्शन होंगे उसके द्वारा, या जैसे भी पूरे के पूरे चाहूँगी कि इसमें अच्छे से अच्छे आपको इन पूरे 60 क्वेश्चन में आपको अच्छे से क्लियर कर दूँ सारे टॉपिक, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो यहाँ पे जैसे आपसे पूछा है कि मौर्य युगीन अधिकारी तौल माप का प्रभारी था, तो यहाँ पे आपका पौतवा अध्यक्ष। अब यहाँ पे देखें अर्थशास्त्र में एक आता है उल्लेख कि अध्यक्ष करके है, तो उसमें क्या है 28 अध्यक्षों का उल्लेख मिलता है, तो जिसमें से ये था कि आपका तौल माप से जो संबंधित अधिकारी था वो पौतवा अध्यक्ष था। अब इसी तरह से आपसे यहाँ पड़ाध्यक्ष है तो वो वाणिज्य का अध्यक्ष था, और सीता अध्यक्ष है तो ये राजकीय कृषि का अध्यक्ष होता था। इसी तरह से खान विभाग का जो प्रमुख होता था अक्राध्यक्ष होता था। यहाँ आपसे पूछ ले नवाध्यक्ष तो जहाज रानी विभाग का, जिसका उल्लेख स्ट्राइबक भी हुआ है कि जहाज रानी पर संपूर्ण अधिकार राज्य का था, और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी तो उसका विभाग का प्रमुख होता था। और इसी तरह से सूना अध्यक्ष था, बुचड़ खाने का प्रमुख था, तो विविधता अध्यक्ष था, चारगाहों का प्रमुख था, कूपाध्यक्ष था, वन और उसके संपदा का था। तो इस तरह से आपके सामने कोई भी तरह का क्वेश्चन आए तो आप ये सारे हैं। लक्षणाध्यक्ष हमने अभी पिछले ही क्वेश्चन में देखा था, तो रूपदर्शक सिक्कों का परीक्षक था, मुद्राओं का। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन बने तो आपका छूटे ना, इसलिए मैं जो चीज़ें हैं अब 3 ऑप्शन था, तीनों आपको बताया कि पड़ाध्यक्ष वाणिज्य विभाग से था, सीताध्यक्ष कृषि था, पौतवाध्यक्ष था आपका तौल माप का। उसके अन्य जो भी इम्पोर्टेंट थे अध्यक्षों से संबंधित क्वेश्चन बने हैं यहाँ है, हमने आपको ओरली इसलिए बता रहे हैं। तो कोशिश करेंगे कि सारे क्वेश्चन आपको जो इम्पोर्टेंट है इसमें आपके 60 क्वेश्चन में कवर हो जाए। एग्ज़ाम आपके नज़दीक है, और जो है हमें ये चैप्टर जो है आपका मौर्य डायनेस्टी का, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप क्या सारे अच्छे से तैयारी हो जाए। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में है निम्न में से कौन सा एक भूमि माप की इकाई थी। आपके सामने ऑप्शन है कर्षण, वर्तनी या आपका निवर्तन। तो आपका यहाँ पे कर्षण, वर्तनी या निवर्तन, तो इसका सही उत्तर है आपका निवर्तन। ये जो था ये भूमि माप की इकाई थी। तो इस तरह से आपके सामने बता दिया ना कि कोई भी क्वेश्चन होगा आपका तो छूटने ना पाए, और जितने इंपॉर्टेंट है आपका सब कवर हो जाएगा। और हाँ, आप लोग वीडियो को मिस मत करिएगा। अब जैसे कि आपका ये मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे टर्न है, तो एंशिएंट हिस्ट्री का है, और इस तीनों दिन में ही तीनों दिन आपका एंशिएंट हिस्ट्री के अंतर्गत यही आपका मौर्य साम्राज्य से संबंधित क्वेश्चन होंगे, जो कि 20-20 क्वेश्चन के तीनों दिन के मॉक टेस्ट होंगे, और कुल 60 क्वेश्चन होंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि मौर्यकालीन गुप्तचरों से संबंधित कौन सा कथन असत्य है। तो गुप्तचरों से संबंधित कौन सा कथन असत्य है, तो हम पहले कथन देखते हैं। जैसे पहला कथन है आपका मेगास्थनीज ने गुप्तचरों को ओवरसियर्स कहा है। आपका बी कथन है कि स्ट्रैबो ने गुप्तचरों को इंस्पेक्टर कहा है। और सी आपका है कथन कि राजदूत गुप्तचरों का प्रमुख होता था।
तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका पहला कथन जो है कि मेगास्थनीय गुप्तचरों को ओवरसियर्स कहा है, तो सही है। कहीं कहीं आपको एपिस्कोप भी या ईफर भी मिले, वो भी सही है। और स्ट्रैबो ने गुप्तचरों को इंस्पेक्टर कहा है, निरीक्षक इंस्पेक्टर कहा है, वो भी सही है। और यहाँ पे जो आपका है क्वेश्चन कि राजदूत गुप्तचरों का प्रमुख था, तो यह आपका कथन असत्य है जो है। तो यहाँ पूछा कि कौन सा कथन आपका असत्य है, तो आपका ये सी क्वेश्चन जो है वह असत्य है, क्योंकि गुप्तचरों का जो प्रमुख होता था उसे क्या कहा जाता है, महामात्याप सर्प। तो इसे गुप्तचरों का ये प्रमुख होता था, ना कि राजदूत। तो इस तरह से राजदूत जो होता था वो तो मौर्य प्रशासनिक राजदूत विभाग था, और राजदूत का राजा का प्रवक्ता होता था। तो आपके सामने जो है ये आपका सी कथन है वह असत्य है, क्योंकि गुप्तचरों का प्रमुख कौन होता था, तो महामात्याप सर्प। और यहाँ पे अभी इसी से संबंधित एक क्वेश्चन है कि आपसे सामने आ जाए कि अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को क्या कहा गया है, तो अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा गया है। और अर्थशास्त्र में गुप्तचरों के कितने प्रकार बताए गए हैं, तो 2 प्रकार, संस्था एवं संचरा। तो इस तरह से अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाए यहाँ पे, क्योंकि कथन से संबंधित था तो 3 कथन ही डाल सकते थे, एक असत्य बताना था। तो यहाँ पे गुप्त या अर्थशास्त्र में जो चीज़ें उल्लिखित थी उसको नहीं बता पाए थे, इसलिए हम इसको ओरली आपको बता रहे हैं कि अगर आपसे पूछ ले कि अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को क्या कहा गया है, गूढ़ पुरुष, और कितने प्रकार बताए गए हैं गुप्तचरों के, तो 2 प्रकार, एक संस्था था और एक संचरा था। तो संस्था था जो स्थायी गुप्तचर होते थे, संचरा जो भ्रमणशील गुप्तचर होते थे आपके। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि मौर्य प्रशासन में परिहार शब्द प्रयुक्त है। मौर्य प्रशासन में परिहार शब्द प्रयुक्त है भूमि कर से, कारों में छोड़ से या जनगणना से। तो यह भूमि विक्रय से है या जनगणना से या कारों से संबंधित शब्द है, किसके लिए प्रयुक्त होता है आपका परिहार शब्द। तो आपका सही उत्तर है कारों में छूट से। क्या था कि जैसे अभी आगे ही क्वेश्चन में हम डिस्कस किए थे कि उद्वलिक जो था वह भूमि कर की मुक्ति से है, तो इसी तरह परिहार शब्द भी जो है वह भूमि कर की मुक्ति से ही है। जैसे किसी गांव को या किसी जगह को भूमि कर से मुक्त कर दिया जाता था, तो उसके लिए उद्वलिक और परिहार शब्द का यूज किया जाता था। और जो गांव कर मुक्त होते थे, जैसे किसी बौद्ध धर्म को दिया या किसी संस्थाओं को दिया, तो जो दान दे देते तो उसके लिए उस गांव को जो है परिहारक कहा जाता था, उन गांव का परिहारक कहा जाता था। और भूमि का परिहार जो है शब्द, ये भूमि मुक्ति का करों में छूट से संबंधित था। और ये पूछ ले कि किस कर में छूट, तो ये भूमि कर जो होता था उससे जो छूट मिलती थी उसके लिए प्रयुक्त होता था यह परिहार शब्द। और जो कहा कि जैसा कि कर मुक्त जो गांव होते थे, जो भूमि कर मुक्त या गांव होते थे, उनको परिहारक कहा जाता था। अब यहाँ पे आपसे जैसे कि सभी जानते हैं कि प्राचीन काल में जो राजकीय आय का प्रमुख स्रोत होता था वो भू राजस्व होता था। और उस समय जैसे कि प्राचीन काल में भू राजस्व जो होता था ज़्यादातर 6ठा भाग होता था, तो उसमें ही क्या कहते हैं जहाँ पे ये चीज़ें मुक्त कर दी जाती थी, कर नहीं लिया जाता था, तो वहाँ पे उसके लिए शब्द होता था उद्वलिक और परिहार शब्द यूज होता था। तो यहाँ भूमि विक्रय या जनगणना से संबंधित प्रश्न ये मतलब शब्द नहीं था। और एक चीज़ होता है कि कच्चा माल देने वाले गाँव को क्या कहा जाता है, इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तो आपको कुप्य कहा जाता था। और या जैसे कि हमने पहले अभी बता दिया था कि कर मुक्त ग्रामों को क्या कहा जाता था, आपको ऐसा भी पूछ ले उसमें 4 ऑप्शन दे देगा, तो कर मुक्त ग्रामों को परिहारक कहा जाता। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 से अर्थशास्त्र में कुल कितने प्रशासनिक विभागों का उल्लेख है, 15, 26, 18। तो आपका सही उत्तर है इसका 18। ये जो प्रशासनिक विभाग थे इन्हें तीर्थ भी कहा जाता था। तो आपसे ऐसे भी पूछ ले क्वेश्चन कि कौटिल्य ने कितने तीर्थों का उल्लेख किया है, कौटिल्य के अनुसार कितने तीर्थ थे, तो 18। और प्रशासनिक विभाग पूछे तो भी आपका 18। अब यहाँ 15 दिया है, तो ये जो है अर्थशास्त्र के कितने अधिकरण थे आपसे पूछा है उसमें आता है। 26 है तो ये भी क्या कहते हैं अर्थशास्त्र में जो
अध्यक्ष थे, वो कुल 28 अध्यक्षों का उल्लेख हुआ है। तो यहाँ पे आपका जो सही उत्तर अर्थशास्त्र में कुल कितने प्रशासनिक विभागों का उल्लेख है, तो आपका 18 है। और उसको तीर्थ भी कहा जाता था। तो जैसा कहा कि अगर पूछ ले कितने तीर्थों का उल्लेख हुआ है तो भी 18 हो, कितने प्रशासनिक विभागों का उल्लेख है तब भी आपका 18 ही है। अब आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, मौर्य काल में राजा की स्थायी सेना या वंशुनागत सेना को क्या कहा जाता था। तो पूछ रहा है आपसे कि मौर्य काल में राजा की जो स्थायी सेना या वंशुनागत सैनिक होते थे उनको क्या कहा जाता था। अब आपके सामने ऑप्शन है मौल, चक्र, चर। तो यहाँ देखेंगे 3 ऑप्शन है, तीनों ही क्या कहते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और एक बार जैसे ये क्वेश्चन बना है तो इसी तरह से आपसे ये सेना से संबंधित तो इस बार भी पूछे तो आप आराम से बता सकें। और जो आपके सामने ऑप्शन है इससे भी संबंधित क्वेश्चन बने हैं। तो पहले हम इसका पहले देखते हैं आंसर कि मौर्य काल में राजा की जो स्थायी सेना या वंशानुगत सेना सैनिक होते थे उनको क्या कहा जाता था, तो उनको मौल कहा जाता था। अब यहाँ देखिए 2 ऑप्शन बचता है। तो आपके सामने पूछ लेता है कि प्रांतों को क्या कहा जाता था, मौर्य काल में प्रांतों के लिए किस शब्द का उल्लेख है या क्या कहा जाता था, तो चक्र कहा जाता था। ये जहाँ जो आपके सामने ऑप्शन है चक्र, ये प्रांतों के लिए शब्द यूज हुआ है। तो प्रांतों को उस समय चक्र कहा जाता था। यहाँ चर है तो चर भी आपका क्या कहते हैं उसी से संबंधित है। तो जो प्रांतीय नौकरशाही होते थे उन पर चर नामक अधिकारी होते थे, वो निगरानी रखने के लिए नियुक्त किए जाते थे। तो यहाँ पे चर जो हैं वो प्रशासनिक अधिकारी निगरानी कड़ी दृष्टि रखने वाले अधिकार होते थे, उनके लिए नियुक्त किए कर्मचारी थे, नियुक्त किए जाते थे। चक्र है आपका, तो ये मौर्य काल में प्रांतों के लिए यूज होता था। और जो ये मौल है वो राजा की जो स्थायी सेना होती थी या वंशुनागत सैनिक होते थे उनके लिए यूज होता था, उन्हें मौल कहा जाता था। तो ये रहे हमारे आज के मॉक टेस्ट के 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और इसी तरह के फिर हम 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ कल मिलेंगे। और जैसा बताया कि ये 3 दिन आपका मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे है या हमारा एंशिएंट हिस्ट्री से। और इसी 3 दिन में 60 क्वेश्चन के बीच में आपके पूरा मौर्य काल से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं इसको हम कवर कर लेंगे। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट वीक में हम एंशिएंट हिस्ट्री से संबंधित कुछ नए टॉपिक से शुरुआत करेंगे। तो आप लोग रिवीजन करते रहिए। और अगर आप लोगों ने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो एंशिएंट हिस्ट्री से संबंधित जितने भी मॉक टेस्ट पहले के अपलोड हैं उन सभी का आपको लिंक इसी के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी और उसे आप देख लीजिएगा। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।